बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। इस्लामाबाद में 4 अफसरान हैं, सीनियर अफसरान हैं CDA जो डील करता है इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद CDA के 4 अफसरान जाली फ़ाइल्स तैयार करने में मुलव्वस थे। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने ज़मानतें करवाईं, ज़मानतें उनकी खारिज हुई और कमरा अदालत से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो कल का फ़ैसला सामने आया है, उसमें मज़ीद तफसीलात मांगी गई थी मुझसे हमारे दोस्तों की जानिब से, तो मैंने चाहा कि उसकी तफसील भी आपके सामने पढ़ के मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये है क्या। आपने एक बात याद रखनी है कि अक्टूबर का ही महीना था और अफसोसनाक वाक़या हुआ, और पाकिस्तान का जिसको सबसे बड़ा सहाफ़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और जो हमेशा जिन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की, अरशद शरीफ, और पाकिस्तानी उनसे प्यार करते थे और उनके ऊपर पहले यहाँ पर मुकदमात बनाए गए। उन मुकदमात में वही, जैसे आप जानते हैं, रियासत के पास जो मुद्दई होते हैं जो बाद में भाग जाते हैं, जैसे अभी जावेद लतीफ़ का मुकदमा है, मरियम औरंगज़ेब का मुकदमा है, शेख रशीद के मुकदमात हैं, तो वो मुद्दई पता ही कोई नहीं है किधर गए। तो ये रियासत के मुद्दई होते हैं। तो उसमें इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो गए। इन्होंने मुख्तलिफ़ अदालतों से ज़मानतें भी ली, लेकिन इनको थ्रेट्स थे और इनको बाहर जाना पड़ा। दुबई गए, दुबई से फिर कीनिया चले गए, और वहाँ जिन लोगों के ये मेज़बान थे उन लोगों की मिली भगत से उनको कत्ल कर दिया गया, और इंतहाई ज़ालमाना किस्म का कत्ल था। और कीनिया में जिन पुलिस अफसरान पर यह इल्ज़ाम आया था उनको बाद में ना सिर्फ तरक्की दे दी गई, बल्कि उनको उन एलिगेशन से क्लियर कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर भी आवाज़ उठी, लेकिन जब तक पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले को लीड ना करती तो कोई भी अथॉरिटी या कोई भी मुल्क पीछे खड़ा नहीं होता। और यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले पर ख़ामोश रही। उस वक्त की जो PDM की हुकूमत थी, मुजरिमाना खामोशी रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आज को नोटिस लिया, लेकिन वो भी जैसे उमर अता बंदयाल साहब के आज को नोटिस या केसेस होते थे कि जिनका ना कोई फ़ायदा ना नुकसान। इमरान खान की FIR थी, इमरान खान अपनी FIR अपने मुताबिक करवाना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने हुक्म कर दिया कि FIR करें। वो FIR एक पुलिस अफसर की मुद्दत में कर दी, और वो इमरान खान का हक़ ही ख़त्म हो गया। सुगरा बीबी केस को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी FIR हो नहीं सकती। अरशद शरीफ केस में भी जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो पहला हुक्म दिया JIT को कि आप FIR दर्ज करें। उन्होंने अपने पुलिस अफसर की मुद्दत में FIR दर्ज कर दी, जबकि जो अरशद शरीफ की वालदा थी उन्होंने एक बाकायदा एप्लीकेशन दी थी उमर अता बंदयाल को कि मेरी इस एप्लीकेशन पे FIR दर्ज करवा दे, मेरा इतना हक़ तो है कि मेरी दरख्वास्त पर FIR दर्ज हो। लेकिन वो उमर अता बंदयाल साहब ने अपने पास उसको दबा लिया। अब ये सरकारी FIR थी, और सरकारी FIR में मुलजिम वो 2 थे कीनिया वाले जो मेज़बान थे, खुरम और दूसरा जो उनके साथ था, बाकी नामालूम थे। तो 512 का चलान जमा हुआ, जिसको इश्तिहारियों का चलान कहते हैं। अब इश्तिहारियों का जब चलान आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी है। अब ये बात अरशद शरीफ की फ़ैमिली के वकला को के इल्म में थी। पहले उनको अदालत ने तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अदालत में जब चलान आ गया, अदालत ने उसको आगे चलाना है। अदालत ने गवाहान को तलब किया, गवाहान ना आए, फिर उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए। और ये होता है क्रिमिनल केसेस में, मुद्दई और मुद्दई के गवाहान के भी वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं, सिर्फ मुल्ज़मान के नहीं होते। वारंट गिरफ़्तारी हुए तो उसके बाद भी जब वो नहीं आए तो अदालत के पास जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में एक ही अख्तियार रह जाता है कि वो उसको सनद एडजन कर दे उस केस को और दाखिल दफ्तर कर दे, और जब प्रोसिक्यूशन के गवाह अवेलेबल हों वो दरख्वास्त लें और अपने गवाहान को अदालत में पेश करके केस को चला लें। वही काम हुआ। और इसका जो अरशद शरीफ की फ़ैमिली थी उनको इस बात का अदराक था। उनके वकला ने उनको बता दिया था कि हम इस मामले को अगर तरीके से चलाएँगे और हम अगर पेश नहीं होंगे तो ये मुकदमा पेंडिंग रहेगा। अगर हम इसमें पेश होते हैं, हमारी बयानात हो जाते हैं, हमारे बयानात की रोशनी में मुकदमा डिसाइड हो जाता है, तो फिर जब एक दफ़ा एक वकूए का ट्रायल हो जाए तो दूसरी दफ़ा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। डबल प्रोसिक्यूशन का हमारे आईन पाकिस्तान में भी मना किया गया है, और ज़ाब्ता फ़ौजदारी में बाकायदा तौर पर आप डबल प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते।
इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते उन्होंने कहा कि ये ट्रायल पेंडिंग रहेगा और अल्लाह करेगा मुल्क के हालात बेहतर होंगे, इंसाफ का बोलबाला होगा हमारे मुल्क में, और उस वक्त जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ केस आगे चलेगा। और हो सकता है काजी फजीसा साहब कोई जो आज को नोटिस अरशद शरीफ वाला पड़ा है उसको उठा लें और उसके ऊपर कोई एक्शन ले लें, तो फिर जब असल मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमात होंगे या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो फिर ये ट्रायल पेंडिंग होगा, तो इसको हम शुरू कर लेंगे और इसका जो नुकसान होना है कि डिसाइड हो जाए और फिर इसका फ़ैसला है तो उस नुकसान से बच जाए। इस बुनियाद पर वो पेश ना हुए, उनके गवाहान पेश ना हुए और अदालत ने कहा कि perusal ऑफ रिकॉर्ड रिवील्स दैट इन द इंस्टेंट केस चलान अंडर सेक्शन 512 CRPC वाज रिसीव्ड टू दिस कोर्ट ऑन 16/3/2023 के 16 मार्च को ये चलान जमा हुआ एंड द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस वर समन्ड फॉर 5/4/2023 5 अप्रैल के लिए उनको तलब किया गया। Therefore, reported summons were issued to the prosecution witnesses, but none of them appeared before the court for recording of evidence, which shows lack of interest of prosecution in recording of evidence in the instant case. Needless to mention that more than 15 number of opportunities were given to the prosecution to produce evidence on last date of hearing. Notice was given to the state that why the file may not be consigned to record room, और हमने बाकायदा तौर पर रियासत को कहा कि क्यों ना अगर आपके गवाह नहीं आ रहे तो हम क्यों ना इस फाइल को रिकॉर्ड। अच्छा, ये 3-3 साल चलती है ये जो समनिंग है, 2-2 महीनों की तारीखें पड़ती हैं, लेकिन यहाँ मार्च में चलान आता है और जो अगस्त में अदालत ने उसको रिकॉर्ड रूम में भेज दिया। चूँकि इस केस को पहले था कि इसको ख़त्म करना है और अब फिर आया कि इसको पेंडिंग रहने दें। In response to notice, learned public prosecutor appeared on and got recorded his statement that private as well as official witnesses of the incident case are not turning up for evidence. Therefore, case may be filed. केस को रिकॉर्ड रूम में दाखिल दफ्तर कर दें। In view of above proceedings of the incident case, file is hereby stopped. Complainant prosecution is not liberty to apply for fixation of date when is at liberty, कि वो उसकी मर्ज़ी है, वो जब उसको prosecution या जो मुद्दई है वो उसको फिक्स करवा ले। when the prosecution produce all the prosecution witnesses on any date, जिस दिन जिस तारीख पर उनके सारे गवाहान मौजूद होंगे ये केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करवा लेंगे। फाइल भी कंसाइंड टू द रिकॉर्ड रूम आफ्टर इट्स ड्यू कंप्लायंस टिल फर्दर ऑर्डर्स, और इसको फर्दर ऑर्डर तक दाखिल दफ्तर किया जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि इस केस में एक बेहतर पोजीशन है जो अदालत की जानिब से ली गई है, और यही प्लानिंग थी अरशद शरीफ की फैमिली और उनके वकला की। दूसरी जानिब एक अहम केस है और वो CDA में जाली फाइल्स तैयारी केस है, और ये एक बड़ा स्कैंडल है जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ और बाकायदा तौर पर उन्होंने अदालत से अपनी ज़मानतें करवाईं। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अनायतुल्लाह, साबिक EMO आफ्ताब जाफरी, डीलिंग असिस्टेंट हैं मुख्तार अली सोलंगी और गिरदावर हैं मोहम्मद शेराज। ये 4 मुलजमान हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। CDA शोबा रेवेन्यू के मज़ीद 2 पटवारी वकार ख़ान और फ़ख्र अब्बास की ज़मानत अदम पैरवी पर खारिज हो गई। ये टोटल 6 थे, 2 पटवारी थे उनकी ज़मानत अदम पैरवी खारिज होगी, वो आए नहीं, इस वजह से वो अभी गिरफ़्तार नहीं हुए। और जो बाकी अफसरान हैं उन पर सेक्टर 13-3D की जाली फाइल्स तैयार करने का इल्ज़ाम था। FIR में डिप्टी डायरेक्टर L&R इरफान अहमद, DDL&R और उस वक्त एडिशनल डायरेक्टर तैमूर अहमद, साबिक डायरी डिस्पैच क्लर्क वकार अली भी नामजद हैं, जबकि फ़ाइल्स मंजूर करने में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन जुल्फ़कार जुनेजो, एडिशनल डायरेक्टर E एंड इरफान खान समेत दीगर अफसरान और प्राइवेट अफराद के किरदार के तयन के लिए तफ्तीश जारी। तमाम मुलज़मान पर मिली भगत से फ्रॉड व धोखाधड़ी करके सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात हैं। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल टीम कल मुलज़मान को अदालत में पेश करके रिमांड लेगी, और इसमें 4 लोगों की ज़मानत थी, वो खारिज हुई, वो गिरफ़्तार हो गए। 2 मुलज़मान इसमें अदम पैरवी उनकी ज़मानत खारिज हो गई और बाकी की हद तक तफ्तीश जारी है। ये एक स्कैंडल है जिसमें इन 4 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया था। ये CDA जो इस्लामाबाद के इंतज़ामी मामलात को देखते हैं, वहाँ इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का रियासत को नुकसान पहुँचाया गया है। जाली फाइल्स तैयार की गई हैं और उससे रियासत को लूटा गया है और आवाम से पैसे खाए गए हैं। उसमें गिरदावर भी मुलव्वस हैं, उसमें पटवारी भी मुलव्वस हैं, और उसमें ये पूरे का पूरा अमला मुलव्वस था। बिल आखिर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब जिस्मानी रिमांड का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।